So the thing that we're going to understand again, which we have pretty much discussed before when we did the chi-square test, but for those of you who recently joined our P5 course and some of you who had difficulty in recalling the concept, I'll go over this explanation again. अच्छा, हमारे पास basically, let me open a blank page. हम जब भी कोई भी स्टडी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी एक्सपेरिमेंट कैरी करते हैं, हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है विच इज हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन स्टेटमेंट। उस अजम्पशन स्टेटमेंट के साथ हम कोई एक्सपेरिमेंट, कोई केस स्टडी, कोई इन्वेस्टिगेशन बिगिन करते हैं। So hypothesis is an assumption statement. It is not a conclusion. It's basically a starting point. It is basically an assumption statement जिससे हम अपनी स्टडी का, अपनी इन्वेस्टिगेशन का, अपने एक्सपेरिमेंट का आगाज करते हैं। Now, हमारे पास जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं, हमारे पास बेसिकली स्टैटिस्टिकली या क्या कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजीज में दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, which is a null hypothesis or an alternative hypothesis. Now, हमारे पास when we're talking about biology 9700, we are concerned with null hypothesis. So I'll only be talking about null hypothesis with you guys. When we talk about a null hypothesis, हमारे पास जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब भी हम कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। Now, when we're doing an experiment, when we're doing an no, null hypothesis is for all your tests. आपके पास Pearson's हो गया, आपके पास Perman हो गया, आपके पास T test हो गया, chi-square test हो गया. This is the part of your basically your biostatistics. ठीक है, तो आपकी ये जितने भी चारों टेस्ट हैं उन सबके मैं आपको null hypothesis भी दिखाऊंगी कि हमारे पास जो ये चारों टेस्ट हैं इनके null hypothesis हम किस तरह से लिखते हैं. But this particular section is concerned with the biostatistics and evaluation part. अच्छा, हमारे पास बेसिकली हम जब किसी भी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, किसी भी इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, हमारे पास क्या कहती हैं, एक ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है। सो लेट्स से दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग योर ओरिजिनल पॉपुलेशन, या जिसको हम ट्रू पॉपुलेशन भी बुला सकते हैं। Obviously, it is not possible that whenever a research is being conducted, whenever an experiment is being conducted to understand the relationship between two things, हम पूरी original population को consider कर सकें. So what we do, हम इस original true population से एक छोटा सा sample लेते हैं. ये हमारी क्या होती है? Sample population. And we carry out our investigation, our experimentation on our sample population. ठीक है, now जब भी हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करेंगे, कोई भी स्टेटिस्टिकल टेस्ट कैरी आउट करेंगे, हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। अगर हम काई स्क्वायर कैरी आउट कर रहे हैं, हमारे पास एक काई स्क्वायर वैल्यू आएगी। अगर हम एक टी टेस्ट कैरी आउट कर रहे हैं, हमारे पास एक टी टेस्ट वैल्यू आएगी। अगर हम कोई पियर्सन लीनियर कोरिलेशन एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स, इसकी वैल्यू आएगी। एक्सपेरिमेंट्स की करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यू आएगी। So, हमारे पास कोई एक रिजल्ट आएगा। ठीक है, now let's go to this part. So सबसे पहले हमने null hypothesis की बात की, that null hypothesis is a default assumption in statistics that there is no significant effect, difference or relationship between variables. हम जिन भी दो चीजों के दरमियान अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन दो चीजों के दरमियान कोई एक्चुअल सिग्निफिकेंट कोई एक्चुअल सिग्निफिकेंट रियल इफेक्ट, रियल डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको नल हाइपोथेसिस दिखाऊं हमारे उन चार स्टेटिस्टिकल टेस्ट के जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, गाई स्क्वायर टेस्ट हम लोग ने पढ़ा था इनहेरिटेंस में। दिस इज समथिंग दैट वी स्टडीड इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में बेसिकली हमारे पास मेंडेलियन रेशियोज एग्जिस्ट करता है।
मेंडेलियन रेशियोज आर बेसिकली थ्योरेटिकल रेशियोज कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दोनों पेरेंट्स अगर होमोजाइगस होमोजाइगस हैं, अगर दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं, या अगर हमारे पास डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस है, तो हमारे पास हर केस के एक्सपेक्टेड रेशियोज एग्जिस्ट करते हैं। वो हमारे पास क्या चीज होती है, वो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होता है। सो वट एवर मेंडेलियन रेशियोज एग्जिस्ट, वो रेशियोज से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरेटिकली, हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। However, it is possible कि अगर जब हम अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन में देखें, जो हमारे ओरिजिनल ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स हैं, वो हमारे पास डिफरेंट हो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स से। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक फिनोटाइप ए था और एक फिनोटाइप बी था। लेट्स से इन दोनों के दरमियान जो हमारा एक्सपेक्टेड रेशियो था वो 3:1 था। मैंने एक पॉपुलेशन ली, लेट्स से माय पॉपुलेशन is of my sample population is of 70, no एक्चुअली मेरे पास टोटल जो मेरा सैम्पल साइज है, जो पॉपुलेशन है जिसमें मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर रही हूँ, वो 100 इंडिविजुअल्स किया। ठीक है, सो 100 इंडिविजुअल्स मेरा सैम्पल साइज है। एंड फिनोटिपिक रेशियो जो एक एक्सपेक्टेड है वो ये है कि फिनोटाइप ए इस सैंपल में 75% होने चाहिए और फिनोटाइप बी 25% होने चाहिए। सो माई एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर दैट फिनोटाइप ए के लिए कितने इंडिविजुअल्स होंगे, फिनोटाइप ए के लिए 75 इंडिविजुअल्स होने चाहिए और फिनोटाइप बी के लिए मेरे पास 25 इंडिविजुअल्स होने चाहिए। ठीक है, हाउएवर जब हमने सैंपल साइज में ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो हमने ओरिजिनल सैंपल लिया है उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें लेट्स से वी हैड 40 इंडिविजुअल्स, बल्कि इसको 45 कर देते हैं, कि नहीं 55, 55 इंडिविजुअल्स ये वाले हैं, 45 इंडिविजुअल्स फिनोटाइप बी के। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट वी एक्चुअली ऑब्जर्व। सो यहाँ पर एक डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ आपका नल हाइपोथेसिस क्या कहता है इन chi-square टेस्ट? योर नल हाइपोथेसिस बेसिकली स्टेट्स दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज, और जो भी ये डिफरेंस आ रहा है दैट इज ड्यू टू अ चांस इवेंट। ठीक है, सो दिस इज अ नल हाइपोथेसिस जिससे हम chi-square टेस्ट रन करते हैं। फिर हमारे पास जब हम टी टेस्ट की बात करते हैं, टी टेस्ट में क्या होता है, टी टेस्ट में बेसिकली हम दो ग्रुप्स के दरमियान कंपैरिजन कर रहे होते हैं। आई हैव ग्रुप ए एंड आई हैव ग्रुप बी। ग्रुप ए का मीन लेट से हमारे पास आया 5.5 और ग्रुप बी का जो मीन है वो हमारे पास आया 14। नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, लेट से हमारे पास क्या कहती हैं, इसमें जो डिफरेंस है आप अगर देख कर बताओगे तो मुझे बोलोगे ग्रुप बी का जो मीन है वो ज्यादा है 14 है और ग्रुप ए का जो मीन है वो कम है, दैट्स 5.5। लेट से ये जो स्टडी हो रही थी इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि हमारे पास क्या कहते हैं, हम सक्सेस रेट देख रहे थे कि हमारे पास अगर हम कोई ड्रग किसी पेशेंट को दे रहे हैं, कोई मेडिकल ड्रग इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उस मेडिकल ड्रग से कितने इंडिविजुअल्स को फायदा हुआ है। सो ग्रुप बी को हमने ड्रग दी दिया, उसमें जो एवरेज हमने सक्सेस रेट फाइंड आउट किया, जो मीन हमने फाइंड आउट किया दैट वाज 14। That 14, around 14 individuals showed an improvement in their condition once the drug was administered to them. And when the drug A was administered to the individuals of group A, उसमें जो हमें क्या कहती हैं जितने इंडिविजुअल्स को फायदा हुआ वो अराउंड 5.5 था। इस डेटा को देखकर आप मुझे कहोगे कि ग्रुप बी वालों को जो ड्रग मिला है दैट इज बेटर, क्योंकि वहां पर इंप्रूवमेंट इन दी हेल्थ ऑफ पेशेंट ज्यादा है। हम खाली इस बेसिस पर अज्यूम नहीं कर सकते कि हमारे पास क्या कहते हैं ग्रुप बी को जो ड्रग एडमिनिस्टर हुआ है दैट इज बेटर। वी हैव टू गेट अ स्टेटिस्टिकल कंफर्मेशन, वी हैव टू रन अ स्टेटिस्टिकल टेस्ट कि जो ये दो मीन्स के अंदर डिफरेंस है, इज दैट डिफरेंस बिकॉज ऑफ अ रियल इफेक्ट, इज इट बिकॉज ऑफ अ रियल कॉज,
और इज इट बिकॉज ऑफ अ रैंडम चांस इवेंट? सो टी टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ग्रुप्स का मीन होता है, तो ऐसे ग्रुप्स का मीन जिनकी जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो बहुत, उनकी वैल्यूज बहुत क्लोज हो, खैर वो जो हमारे पास कंडीशंस है हर टेस्ट की, उन कंडीशंस में नहीं जा रही। आई एम जस्ट गोना एक्सप्लेन हाउ टू एनालाइज द सिग्निफिकेंस लेवल्स ऑफ ऑल ऑफ दीज टेस्ट, क्योंकि सब पे जो लॉजिक है वो सेम अप्लाई होगी। So null hypothesis of t-test would be that there is no significant difference between the means of the two samples. कि sample A और sample B का जो mean है उनके दरमियान कोई significant difference नहीं है। That is the null hypothesis for t-test. जब हम Pearson's linear correlation की या Spearman's rank correlation की बात करते हैं, correlation का मतलब ये होता है that how two variables are associated. उस association को हम relationship या correlation बुलाते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? नल का मतलब होता है नो। तो अगर कोरिलेशन की बात हो रही है, पियर्सन लीनियर कोरिलेशन का अगर नल हाइपोथेसिस हम लिखेंगे, सो वी वुड से दैट देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ऑब्वियसली केस स्टडी में आपको वेरिएबल्स दिए हुए होंगे। फॉर एग्जांपल, द इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन फोटोसिंथेसिस, बहुत बेसिक सी क्या कहते हैं कि एग्जांपल है दैट वेदर लाइट इंटेंसिटी बीइंग वन वेरिएबल हैज एनी इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। सो अगर मैं इसका पियर्सन लीनियर कोरिलेशन फाइंड आउट करना चाहूंगी, सो आई वुड से दैट देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन बिटवीन लाइट इंटेंसिटी एंड फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से जो भी आपको केस दिया हुआ होगा एग्जाम में, दो वेरिएबल्स होंगे, पियर्सन लीनियर कोरिलेशन के एस्पेक्ट्स अगर आप उनका नल हाइपोथेसिस लिखोगे, तो नल हाइपोथेसिस में आप लिखोगे that there is no linear correlation between the variable x and the variable y. Same goes for Spearman's rank correlation. That there is no correlation between the two variables. जो भी वेरिएबल आपको डेटा में गिवन होंगे, आप उनका नाम लिखोगे. There is no correlation between the variable x and the variable y. So this is how you would write the null hypothesis. यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नल हाइपोथेसिस बेसिकली दो चीजों के दरमियान कोई रियल इफेक्ट ना होना। हाउ डू वी नो द कोरिलेशन इज पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग? um that we would know from the values and from the sign, लेकिन हम जब बात कर रहे होती है ना सिग्निफिकेंस लेवल्स को एस्टैब्लिश करने के, तो हम वहां पर क्या कहते हैं, कोरिलेशन के एस्पेक्ट से भी मैं नहीं पढ़ा रही, अभी मैं पढ़ा रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू नल हाइपोथेसिस को कब एक्सेप्ट करना है, कब रिजेक्ट करना है, ठीक है? That how do we know if the correlation is positive or strong? Actually depends कि आपका जो आंसर आ रहा है ना रिलेशनशिप का, जो आपका R की वैल्यू आ रही है पियर्सन्स में और स्पीयरमैन में जो आपकी RS की वैल्यू आ रही है, if the value is closer to 1 and if the sign is positive, then that is a positive strong correlation, and if the value is negative and it is closer to 0, then that is a negative weak correlation, ठीक है? बट दैट इज डिफरेंट, हम जो अभी कर रहे हैं ना यूज ऑफ, उससे बहुत डिफरेंट है। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस मींस दैट डिफरेंस इज ड्यू टू चांस, राइट? यस, टोटली खदीजा। अब हमारे पास ये हम एक नल है, हमने नल हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस हमने लिख लिया, एक अजम्पशन के साथ हम चले अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेके। अब हमने क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हमने डेटा कलेक्ट किया, हमने क्या कहते हैं जो भी कैलकुलेशंस हैं, हमने क्वाई स्क्वायर की जैसे कैलकुलेशन करते हैं, टी टेस्ट की जैसे कैलकुलेशन करते हैं, पियर्सन की जैसे कैलकुलेशन करते हैं, इन सब के फॉर्मूला और टेबल आपको गिवन होते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं होती। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है कि जब हमारे पास हमने काई स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट कर ली, टी टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, आर कैलकुलेट कर लिया पियर्सन का, या आर एस कैलकुलेट कर लिया स्पेरमेंस का। नाउ व्हाट डू वी डू विद दैट वैल्यू? हाउ डू वी कंपेयर दैट वैल्यू विद द प्रोबेबिलिटी टेबल? नाउ हमारे पास क्या कहती हैं प्रोबेबिलिटी टेबल, मैं काई स्क्वायर के लिए दिखाती हूँ। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी टेबल फॉर काई स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, हमारे पास पहले मैं आप लोगों को कॉलम्स एक्सप्लेन करती हूँ। 0.99 का क्या मतलब है? 99%। 0.9 का मतलब होगा 9%। 0.1 का मतलब होगा 10%। 0.05 का मतलब होता है 5%। दिस इज 2.5%। दिस इज 1%, ठीक है? मैंने डेसिमल वैल्यूज को परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर दिया। नाउ हमारे पास जब भी हम एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट रन करते हैं, हम स्टार्ट, जो हम ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं,
हमारे पास क्या कहते हैं 0.99 जो है उसको आप जब मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, सो 1 2 दिस वुड बिकम 99% ना। आई एम कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू परसेंटेज, that would become 99% when you multiply 0.99. Yeah, huh, that's correct. Sorry. This would be 90%. Thank you. ओके, सो हम जब बात करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल की या प्रोबेबिलिटी वैल्यू की या क्रिटिकल वैल्यू की, तो उसको हम बेसिकली इस प्रोबेबिलिटी टेबल से अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ हमारे पास बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज p value कैसे हम डिफाइन करते हैं। p value is defined as the probability of obtaining results as extreme as observed results or more extreme if the null hypothesis is true। अब इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू की अजम्पशन को हम लेकर चल रहे होते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में। नल हाइपोथेसिस क्या था? नल हाइपोथेसिस ये होता है दैट दो चीजों के दरमियान कोई भी रियल इफेक्ट या रियल रिलेशनशिप नहीं है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज कि अगर हम इस अजम्पशन के साथ एक टेस्ट रन कर रहे हैं कि दो चीजों के दरमियान कोई रियल इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, सो हमारे पास जो हम ऑब्जर्व रिजल्ट्स हैं, ऑब्जर्व रिजल्ट्स क्या, जो आपके पास एक्चुअल डेटा है। अब वो एक्चुअल डेटा आपका क्या होगा? एक्चुअल डेटा आपने फाइंड आउट किया, आपने क्या कहते हैं कलेक्ट किया होगा, और उस कलेक्टेड डेटा पे फिर आपने सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस रन किए होंगे, जिससे आपके पास आपकी काई स्क्वायर वैल्यू आई होगी, आपकी टी वैल्यू आई होगी, आपकी आर या आर एस वैल्यू आई होगी। सो आपके पास जो वैल्यू आई है, आपकी वो वैल्यू कितना सपोर्ट कर रही है नल हाइपोथेसिस के ट्रू होने को। सो हाउ कैन वी say that the null hypothesis is true by seeing the actual data। So हम basically क्या करते हैं, हम कहते हैं कि okay, let's make a probability table। हर statistical test की अपनी एक probability table होती है। chi square test की एक अलग probability table होती है, t test की अलग होती है, correlations की अलग होती है। And we basically say कि हमें देखना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी तक हम कह सकते हैं कि दो चीजों के दरमियान कोई रियल इफेक्ट नहीं है। यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? एनी कंफ्यूजन सो फार? कि हमारे पास हमारी जो भी करंट रिजल्ट्स हैं, जो ऑब्जर्व रिजल्ट्स हैं, उन ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स, वो ऑब्जर्व रिजल्ट्स क्या हमारे इस अजम्पशन को सपोर्ट करती हैं कि दो चीजों के दरमियान कोई रियल इफेक्ट, कोई रियल रिलेशनशिप है कि नहीं है। सो इफ आई एम सेइंग दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, इज माय ऑब्जर्व्ड एक्चुअल डेटा सपोर्टिंग दैट अजम्पशन और नॉट? ठीक है। अब हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी है कि हम किस हद तक एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स हैं दे आर ड्यू टू चांस एंड नॉट बिकॉज ऑफ अ रियल रिलेशनशिप, हमने एक उसका थ्रेशहोल्ड, एक कट ऑफ सेट किया हुआ है। नाउ हमारे पास क्या कहती हैं, दिस इज 100%, दिस इज लेट्स से 1%। ठीक है। हमारे पास बेसिकली आई एम सेइंग कि 100% से लेके 5% प्रोबेबिलिटी की गुंजाइश है। इफ माई एक्चुअल डेटा इज फॉलिंग बिटवीन दिस रेंज, आई वुड accept that any difference between two things or any relationship between two things is due to chance and not because of a real cause, not because of a real effect। And if my observed data, my observed results are less than the probability of my observed results
is falling in less than 5% range, कि किसी चीज के होने का चांस, किसी चीज के होने की probability less than 5% है, so I would say that then that is not a probable event, then that is not a chance event. Instead, it is because of an actual significant reason. It is because of an actual significant real effect. So over here, I would say reject the null hypothesis, and whatever relationship or whatever difference is between the two things, that is that is because of a significant reason and not due to chance. ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस लेती हूँ जो चैट बॉक्स में आए हैं. This is the extra class that I kept for biostats, Daniel. Yes, Mahin. Null hypothesis, none का मतलब होता है no. So null hypothesis किसी भी statistical test में no ही से start होता है. वो है ही null hypothesis कि दो चीजों के दरमियान कोई भी significant relationship या significant effect exist नहीं करता. So miss if more difference than you accept or if there is no difference. अच्छा, अब हम इसको टेबल से अंडरस्टैंड करते हैं यूसुफ. हमारे पास क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल जो है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ. किसी चीज के लिए अगर हम ये कह रहे हैं दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन देम, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप का मतलब यह है कि उनके दरमियान कोई रियल रिलेशनशिप नहीं है. सो whatever that is, it is because of chance or is it because of a significant cause? ये आप मुझे यूसुफ और हफ्सा बताओ. If I'm saying that there is no significant relationship or there is no significant effect between two things, then what does that mean? It is due to chance. Whatever difference, whatever relationship we are seeing, that is due to chance, not significant, due to chance. Significant, not due to chance. ओके आसा, दो चीजों के दरमियान कोई रियल इफेक्ट नहीं है. नल हाइपोथेसिस यही कहता है that there is no real effect or real relationship between two things. So अगर मैं अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रही हूँ इस रेंज में, so I am accepting that there is no real relationship between the two things, there is no real effect, no significant relationship, no significant effect. यही मतलब है एक्सेप्टेंस का. और अगर कोई इफेक्ट नजर आ भी रहा है, so that is because of chance, not because of a real cause, not because of a real effect. Make sense? Okay. Now, हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है, जब हम पी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, that it is a probability of obtaining results, obtaining our observed results or more extreme results in our observed results if the null hypothesis is true. हम किस पॉइंट तक, किस थ्रेशहोल्ड तक इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है, दैट इज आवर थ्रेशहोल्ड कट ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल. तो हमारे पास इन बायो 9700 द सिग्निफिकेंस लेवल फॉर ऑल स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज p equals to 0.05 या in other words 5%. So significance level sets the threshold for how extreme a result must be to be considered statistically significant. तो हमारे पास इस एरिया में अगर हमारा रिजल्ट फॉल कर रहा है, सो हमारे पास क्या कहती हैं, हम इस एरिया में अगर रिजल्ट फॉल करेगा तो हम उसको स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट करेंगे, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कंक्लूड करेंगे. एंड वी वुड से कि हमारे पास एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है हमारे ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन द टू मीन्स ऑफ द ग्रुप. सो एनीथिंग आफ्टर 5% is considered statistically significant.
और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं अगर हमारे पास एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप या एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट एस्टैब्लिश होता हुआ हमें दिखाई दे रहा हो। मेक सेंस? सबको समझ आ रहा है? I've slowed it down a lot so that it doesn't get overwhelming. ठीक है। ना, हमारे पास क्या कहते हैं, हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आई एम अज्यूमिंग सबको कैलकुलेट करना आती होगी। काई स्क्वायर के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला होता है? जो भी नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं उनसे हम उस -1 कर देते हैं। और टी टेस्ट के लिए क्या होता है? टी टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा टोटल सैंपल होता है N1 प्लस N2, उससे हम -2 कर देते हैं। तो कंप्लीट सैंपल साइज ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, कंप्लीट सैंपल साइज ऑफ द सेकंड ग्रुप, उनको ऐड कर देंगे और टोटल में से -2 कर देंगे, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। फॉर कोरिलेशन, फॉर स्पेयरमैन्स एंड पियर्सन्स कोरिलेशन, हमारे पास जितने नंबर ऑफ पेयर्ड वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ पेयर्ड वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल हमने 14 वैल्यूज लिए हैं, तो हमारे पास वो 14 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है। नाउ लेट्स से हमारे पास काई स्क्वायर से अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने जो ऊपर एग्जांपल दी थी उसमें हमारे पास टोटल कैटेगरीज कितनी है? वी हैव टू कैटेगरीज, टू फिनोटाइप्स हैं, राइट? सो आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड बी 2 -1 इक्वल्स टू 1। हमारे पास जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर लेंगे काई स्क्वायर के लिए, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट हमें सिर्फ काई स्क्वायर के लिए करना होता है और हमें टी टेस्ट के लिए करना होता है। फॉर एक्सपेरिमेंट्स एंड फॉर पियर्सन्स आपके पास जितनी वैल्यूज यूज हुई हैं वो वैल्यू ही आपका क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाती है। ना ओवर हियर लेट्स से हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, क्या कहते हैं, नहीं, यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट काय स्क्वायर में हम सैम्पल साइज की बात नहीं करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम में नंबर ऑफ कैटेगरीज की बात करते हैं। बिकॉज यहाँ पर जो हमारा काय स्क्वायर होता है, काय स्क्वायर टेस्ट इज बेसिकली हमारे पास ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास जो रिजल्ट्स की कैटेगरीज हैं, रिजल्ट्स के जो ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 4 फिनोटाइप्स होते हैं, फिनोटाइप सी भी होता, फिनोटाइप डी भी होता, तो ये मेरे पास 4 कैटेगरीज हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। सो वो फिर मेरे पास 4 -1 इक्वल्स टू 3 हो जाता। सो इन काई स्क्वायर टेस्ट हमारे पास हम कैटेगरीज, हमारा वो बेसिकली वी होता है या सी लिखता है, V-1 या C-1, सो नंबर ऑफ कैटेगरीज -1 गिव्स अस आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो भी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है हम उससे क्या फाइंड आउट करेंगे, वो हमारी बेसिकली रो बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने इस दफा कैलकुलेट की 1। अब हमारे पास क्या कहते हैं, काई स्क्वायर के लिए अगर हमने अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना, उसका जो थ्रेशोल्ड होता है, उसका जो क्या कहती हैं सिग्निफिकेंस लेवल होता है, दैट इज 0.05। फॉर ऑल द टेस्ट आप लोग अपनी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 0.05 यानी कि 5% पे वैल्यूएट करेंगे। So your threshold value, your critical value for 1 degree of freedom is 3.841। Let's say आपने chi square test रन किया और आपके पास chi square की वैल्यू आ रही है 4.2। Now you have to see कि आपकी जो chi square की वैल्यू है वो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की रो में किस रेंज में फॉल कर रही है। इज इट फॉलिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू योर थ्रेशोल्ड or is it falling on the right hand side of your threshold? Now tell me 4.2 अगर वैल्यू का स्क्वायर की आती है, सो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वो आपके 0.05 के राइट हैंड साइड पे आएगी या लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी? ओके, सो आवर 4.2 would basically come between 5% to 2.5%। नाउ हमारे पास अगर वो राइट हैंड साइड पे आ रही है and it is coming at a probability level lesser than 5%, would we accept the null hypothesis or would we reject the null hypothesis?
we would reject the null hypothesis. Very good. So if we are getting 4.2 and it is falling in a region that is less than 5%, we would say that अगर हम इसका एनालिसिस लिखेंगे तो हम लिखेंगे null hypothesis is rejected. क्योंकि यूजुअली ये जो क्वेश्चन का पार्ट होता है वो 3 मार्क्स का होता है. 1 मार्क होता है ये स्टेट करने में कि आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे. सो यू आर राइटिंग दैट नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. अब आप इस चीज को इलैबोरेट करोगे कि आप क्यों नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो. यू वुड से दैट द chi square value is basically greater than the critical value. आपकी critical value क्या थी? 3.841 is greater than the critical value at probability 0.05, which means that the difference between the observed and expected results is not due to chance and there is a significant relationship between the two results. Wait a second. Which means the difference between observed and expected results is significant. ठीक है? Make sense? That is, if that's how you can remember it, Khatira, then that's good. But I have basically remembered it कि right hand side पे fall कर रहा है तो reject, left hand side पे fall कर रहा है accept. लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या कंक्लूजन लिखोगे. इफ यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस देन ये जो डिफॉल्ट अजम्पशन है वो फिर कैंसिल आउट हो जाएगी. वो फिर इसके पास हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं है to prove our null hypothesis. So if you're rejecting the null hypothesis, then you're saying that there is a significant relationship or a significant difference between the two variables. ठीक है? So rejecting the null hypothesis means कि इसका जो reverse होगा वो हमारी conclusion हो जाएगी. So if I'm rejecting the null hypothesis, I'm stating that there is a significant relationship between the two things. ठीक है? So ये लिखा हुआ भी है that a p-value means there is a 5% chance that the observed results could have happened just by random chance, assuming that the null hypothesis is true. If we have a small probability value, which means we have a very small position, we have a very small chance value because probability is a chance event. अगर आपकी probability value less है, इसका मतलब है कि आपका किसी चीज का chance of happening because of no effect or because of a no significant relationship is very low. So हमारे पास क्या कहते हैं अगर small probability value होती है so हमारे पास getting these results by chance is very low. ये results chance की वजह से random event की वजह से नहीं है. Instead there has to be a real effect or a relationship जिसको in हम other words significant effect या significant relationship कह सकते हैं. If our probability value is greater than 5%, we would say that, okay, these हमारे पास जो ये results है, they could have happened due to chance and we can accept the null hypothesis. We can give margin कि, okay, हमारे पास जो null hypothesis कह रहा है कि इन दो चीजों के दरमियान significant relationship नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं consider कर सकते हैं. We don't have enough evidence to reject the null hypothesis. If probability value is on the left hand side, okay, see the table, Yusuf. अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर है कि लोअर है. इट्स ग्रेटर, यानी कि हमारी जो p वैल्यू है that is greater. And if the p value is greater, then that means that there is a possibility that this is due to chance
and not because of a significant effect. And we are going to accept the null hypothesis. How I have remembered it is through the way कि right hand side पे है अगर मेरी critical value के, so I R for right, R for reject. So anything falling on the right hand side of the table, if my value, the calculated value, is falling on the right hand side, we would reject the null hypothesis. Rejecting the null hypothesis means that there is a significant relationship between the two things. Make sense? So right hand side पे you reject, left hand side पे you accept. Right hand side to the critical value which you have found on p equals to 0.05. Make sense to all? For example, अगर हम इसको when your calculated value is falling on right to your critical value at p equals to 0.05, you reject it, and that happens for all the tests. So this जुगाड़ helps you remember कब आपको रिजेक्ट करना होता है नल हाइपोथेसिस. जब आपने रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस, उसके बाद आपने ये रिलेशनशिप जरूर बतानी है. ये रिलेशनशिप आप टेबल देखकर ही बताओगे कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू एट p इक्वल्स टू 0.5. यू हैव टू गिव दिस स्टेटमेंट एज वेल. इसका भी एक मार्क होता है और आपकी कंक्लूजन का एक्सप्लेनेशन का थर्ड मार्क होता है. ठीक है? मेक सेंस टू ऑल? सो अगर हमारे पास हम chi-square के एस्पेक्ट से कर रहे होते हैं, सो इफ द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड फॉर अ chi-square टेस्ट, लेट्स से हमारे पास हमारा एक्सपेक्टेड रेशियो जो था वो heterozygous dihybrid inheritance का था 9:3:3:1. So if the null hypothesis is accepted, तो हमारे पास क्या कहते हैं, we basically say there is no significant difference between the observed and expected values. और अगर हमारे पास null hypothesis is rejected, तो we say that there is a significant deviation or a significant difference between the observed and the expected Mendelian inheritance. We have discussed this in great detail with questions when we studied inheritance. So for those of you who joined us अभी, मैं वो जो link है उस video का, I'll share it with you guys. Go over that, and if there's any difficulty in understanding, please ask me. क्योंकि हमने पूरी एक बार पेपर, एक्चुअली 2 क्लासेस का स्क्वायर टेस्ट पे स्पेंड की थी जब हम इनहेरिटेंस कर रहे थे. ओके, क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? ये रिलेशनशिप बार बार P5 में आती है. सिग्निफिकेंस लेवल देखकर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना आना चाहिए. जितने बेसिक तरीके से मैं इस सबको इस स्लाइड्स में कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कर सकती थी, आई ट्राइड माई बेस्ट. बट अगेन एक दफा डू रीड दिस फोल्डर या PDF ऑन योर ओन फॉर यू टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है? कोई क्वेश्चन अभी भी है, प्लीज फील फ्री टू आस्क.